अब इसमें देखना कि तुम्हें एज अ उपभोक्ता बात करनी है और अपने बजट पे बात करनी है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ खरीदने जाता है तो सबसे पहले उसका बजट पूछा जाता है कि सर आपका बजट कितना है, आप किस रेंज तक का मान लेना चाहते हो, कि सर 2000 रुपये का बजट है और बता दो उसमें क्या क्या बढ़िया बढ़िया आ सकता है। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता का बजट है 60 रुपये, मात्र उसकी जेब में 60 रुपये हैं, स्टूडेंट है, जो उसे वस्तु 1 और वस्तु 2 पर खर्च करना है। अब यह भी मान लीजिए कि वस्तु 1 की प्रति कीमत, मतलब वस्तु 1 2 रुपये की मिलती है एक पीस, और वस्तु 2 कितने की मिलती है 1 रुपये के हिसाब से, तो कुल मिलाकर टॉफ़ी खानी है तुम्हें। तद अनुसार हम उपभोक्ता को निम्नलिखित बजट समूह प्राप्त करते हैं। यह समूह उपभोक्ता के लिए उन उपभोग संभावनाओं को व्यक्त करता है जिससे वह अपनी निश्चित आय वस्तु 1 और वस्तु 2 पर दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है। सही है। तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा पैसे खर्च करने की, सर वस्तु 1 का 1 भी पीस मत खरीदो और टोटल पैसा वस्तु 2 पे खर्च कर दो। क्वेश्चन आते हैं इसमें, डायग्राम्स आते हैं। इकोनॉमिक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसको लिखना आना चाहिए, जिसको लिखना नहीं आता वो परेशान हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके जस्ट बाद, इस चैप्टर को निपटाते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो वस्तु 1 की इकाई उन्होंने कहा जी वस्तु 1, अच्छा वस्तु 1 ध्यान रखना 2 रुपये के हिसाब से है, और वस्तु 2 1 रुपये के हिसाब से, दोनों 60 के 60 रुपये कहाँ खर्च करवा दी, वस्तु 2 रुपये। क्या आप ये कर सकते हो, और क्या कर सकते हो कि आप वस्तु 1 की 10 इकाई खरीद लो 2 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये हो गए, और 40 इकाई खरीद लो वस्तु 2 की। तो इसको मैं लिख के देखूँ कैसे हो सकता है। ये हो सकता है 0 × 2 प्लस 60 × 1। चेक करो, 0 का मतलब है इकाई, 2 रुपये का मतलब है कीमत, 60 रुपये का मतलब है इकाई, और 1 रुपये का मतलब है कीमत। यहाँ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो 10 इकाई खरीदना चाहता है तो 10 × 2 20 रुपये यहाँ हो गए, और 40 × 1 60 रुपये खर्च हो गए। फिर वो 20 × 2 कर रहा है, 40 रुपये यहाँ खर्च हो गए, और 20 × 1 20 रुपये यहाँ खर्च हो गए। फिर 30 के 30 उसने यहाँ 60 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, और यहाँ 1 रुपये खर्च नहीं करा। तो जब वो उपभोक्ता बजट की बात करता है, वही चीज़ देखो उन्होंने यहाँ लिखी है, कोई नई बात नहीं है, ये मात्र पढ़ोगे और कुछ नहीं है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ दे रखी है, वो ये समझाना चाहता है कि बजट समूह 2 वस्तुओं एक ऐसा समूह जो प्राप्य संयोजनों को व्यक्त करता है जब वस्तुओं की कीमत तथा उपभोग की आय दी हुई है। वस्तुओं की कीमत 2 रुपये और 1 रुपये, आय कितनी है उसकी 60 रुपये, उसका बजट कितने का है 60 रुपये का है। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो परिभाषा है वो बजट समूह की हो सकती है। तो 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दर्शाता है, कह रहे हैं ना, 2 वस्तुओं के एक समूह को प्राप्य संयोगों से व्यक्त करता है। तो जो बन रहे हैं ना ये क्या बन रहे हैं, हमारे संयोग ही बन रहे हैं कि भैया आप ऐसे A B C D, आप किसी पे पैसा खर्च कर लो, आपका पूरा पैसा खर्च हो जाएगा और आपका संतुष्टि का स्तर जो है वो आमतौर पर बना रहेगा। ठीक है। फिर क्या कहता है, बजट समूह समीकरण, जिसे बजट समीकरण कहते हैं, इस प्रकार होता है ये चीज़। और तुम इसकी सीधी सी बात करना बजट समूह की, कि भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इन्होंने जो लिख रखा है प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 जो कि 2 रुपये था, इनटू उसके कितने पीस खरीदोगे, x1 लिख दिया। हम चाहें तो उसको q1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पीस खरीदेंगे तो x1 लिखेंगे। p1 का मतलब है वस्तु x की कीमत, x1 का मतलब है वस्तु x कितनी खरीदी है, सही है, हाँ उसकी क्वांटिटी, प्लस p2 वस्तु y की कीमत इनटू ये क्या लिख रखा x2, 2 का मतलब वस्तु नंबर 2, q भी लिख सकते हैं यानी कि क्वांटिटी है। इसको ऐसे लिख दो, p1 × q1 प्लस p2 × q2। ये वस्तु 1 की कीमत और उसकी कितनी आपने इकाइयाँ खरीदी हैं, ये वस्तु 2 उसकी कितनी इकाइयाँ खरीदी, और अकॉर्डिंग टू बजट समूह आपका पूरा पैसा जो आपकी इनकम है जिसको y से दर्शाते हो वो खर्च हो जाएगा। सही है, ये वाली बात वो हमें यहाँ पे समझाना चाहता। अब ये इन्होंने लेस देन भी ले रखा, अभी आगे पढ़ने को भी मिलेगा कि क्या होता है। सही है। बजट समूह को बजट सीमा यानी कि बज भी कहा जाता है, क्योंकि उसे सीमा को इस प्रकार प्रकट करता है कि उपभोक्ता आय दिए होने पर 2 वस्तुओं के समूह को खरीद सकता है। तो इसका नाम बदल दिया और कुछ नहीं, बजट सीमा। अभी देख लो, ये उन्होंने डायग्राम बना रखा है। अगर आप बजट समूह की बात करोगे तो सारे बिंदु, जितने भी बिंदु होते हैं सब इसी पर लाई करेंगे और सारा का सारा पैसा आपका क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। आप बजट रेखा को
कीमत रेखा के नाम से भी जानते हो। प्राइस। ठीक है, ये वाले वो बिंदु हैं जहाँ पे आप अपना पूरा पैसा बजट के तौर पर खर्च कर देते हो। सही है। और देखो जो मैं तुम्हें पीछे बता रहा था वो उन्होंने यहाँ लिख दी। सही है, आगे चलते हैं। बाकी देख लो, बजट समूह में परिवर्तन किस प्रकार, मतलब किस कारण हो सकता है। बजट समूह में परिवर्तन किस कारण हो सकता है, तो कहता है बजट समूह P1 वस्तु X की कीमत यानी वस्तु 1 की कीमत और P2 वस्तु Y की कीमत तथा इनकम पर निर्भर करता है। अगर कीमत बढ़ती है घटती है, कीमत बढ़ती है घटती है, तब बजट समूह बढ़ेगा भी और घटेगा भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये चीज़ मात्र पढ़ने लायक है। फिर उन्होंने कह दिया जो रेखा चित्रण में दिखा रहा है कि लाइन AB जिसको दर्शा रहा है, AB का मतलब कौन सा है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की नहीं वाली, इसी को AB कह रहे हैं, क्योंकि ऊपर A लिखा हुआ, नीचे क्या लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है। रेखा AB बजट रेखा कहलाती है, क्यों? क्योंकि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय जो 60 रुपये है वस्तु 1 पर 30 इकाई और वस्तु 2 पर 60 इकाई खरीद सकता है, अथवा AB रेखा पर अन्य संभावित संयोगों को भी खरीद सकता है। जो हमने देखो, इन्होंने तो A और B दिखा दिया। A में क्या दिखा दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया आपने वस्तु 2 पे, और ये B किसको दिखा रहा है, सारा पैसा आपने कहाँ खर्च कर दिया, वस्तु 1 पे। लेकिन हमने तो बीच में बिंदु दिखा रखे हैं ना, वो ये कुछ भी खरीद सकता है 60 रुपये में, जो उसको सही लगेगा वो उसको खरीद लेगा। ठीक है, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है। अगर फिर भी तुम्हें करोगे कि बजट रेखा क्या है, वह रेखा जो वस्तु 1 वस्तु 2 के विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है और जो दिए हुए अपने बजट तथा वस्तु 1 तथा वस्तु 2 की दी हुई कीमतों पर उपभोक्ता खरीद सकता है। बजट रेखा पर किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त आय वस्तु 1 या वस्तु 2 पर या वस्तु 1 या वस्तु दोनों पर खर्च कर सकता है। तो बहुत बड़ी लेंथ कर दी इन्होंने। तो बजट रेखा क्या है, बजट रेखा उन संयोगों को दर्शाती है जहाँ पे आप अपनी आय वस्तु 1 और वस्तु 2 पर खर्च करते हैं, बस ये हो जाएगा हमारा क्या, बजट रेखा। अभी देखो इन्होंने क्या करा, बजट रेखा कीमत रेखा क्यों कहलाती है। इसका कारण है AB यह प्रकट करती है कि वस्तु 1 की 30 इकाई और वस्तु 2 की 60 इकाई के बराबर है। मतलब अगर आप 30 इकाई गुणा 2 करते हो और 60 गुणा इकाई 1 करते हो तो दोनों कैसी हैं, बिल्कुल कीमत में क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन जो खर्चा कर रही हैं वो दोनों कैसी हैं, बिल्कुल एक है। तो वस्तु 1 इसकी बात कर रहा है, इसकी कीमत 2 रुपये है और वस्तु 2 की कीमत कितने हैं, वस्तु 1 इकाई की कीमत वस्तु 2 की 2 इकाई की कीमत के बराबर होगा। यार भाई ये 2 रुपये में 1 पीस आएगा और 2 रुपये में कितने पीस आ जाएंगे, 2 पीस आ जाएंगे। इसलिए उसको क्या कहा जाता है आमतौर पर, अतएव कीमत रेखा वस्तु 1 तथा वस्तु 2 के बीच कीमत अनुपात को प्रकट करता है। देख लो कीमत अनुपात, इन्होंने वस्तु 2 को ऊपर रख दिया, वस्तु नीचे को वाली को 1 रख दिया नीचे। इन्होंने वस्तु 1 पता किसको बना रखा है, इस 30 वाली को, 30 वाली, हाँ, और ये 2, तो वस्तु 2 वाली को जो 2 इकाई के बराबर है वो ये है और वस्तु 1 ही नीचे है, बस वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक बात और जान लो, ये जो अगला वाला पॉइंट है ना कोई खास नहीं है। बजट रेखा में प्राप्य और अप्राप्य संयोग, जो बिंदु हमारे रेखा पर लाई करते हैं, जैसे ये जितने बिंदु हमारी रेखा पर लाई करते हैं ये सारे प्राप्य हैं। सारे कैसे हैं, प्राप्य हैं, क्योंकि जितना पैसा हमारी जेब में है हम उतना पैसा इन बिंदुओं पे खर्च कर सकते हैं। और एक बिंदु ले लिया हमने अंदर, तुम्हारी जेब में पड़े हुए 60 रुपये, तुमने खर्च करे मात्र 50 रुपये, ये पॉसिबल है भाई। मान के चलो आपने 10 यूनिट वस्तु 1 की खरीदी जिसकी कीमत कितने रुपए की है, 2 रुपये की, तो कितने रुपये खर्च हो गए, 20। फिर आपने 30 इकाई खरीदी हैं वस्तु 2 की जिसकी कीमत है 1 रुपये, तो टोटल कितने रुपये खर्च हुए, 50। ये वो प्राप्य है। लेकिन ये जो प्राप्य अंदर होता है ना, अंदर ये जितने अंदर वाले होते हैं, आप यहाँ पे अपनी आय का पूरा पैसा खर्च नहीं करते। और उस टाइम पे पता ये क्या बन सकता है, P1 Q1 प्लस P2 Q2, ये कम होता है किससे, इनकम से। लेकिन जो बजट रेखा पे लाई करते हैं उसमें क्या होता है, वो उसके इक्वल होता है।
और जो बजट रेखा के बाहर है वो हमारी रेंज के बाहर है, उसको क्या कहते हैं? अप्राप्य संयोग कहते हैं, यानी कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तुम्हारी जेब में 60 रुपये और ये बिंदु बनाता है 80 रुपये के बाद, यानी कि अगर आप 80 रुपये खर्च करोगे तो आप इस बिंदु की प्राप्ति कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस बिंदु की प्राप्ति नहीं कर सकते। बस, और कुछ नहीं, खास एग्जाम में इतना पूछा भी नहीं जाता। और ये हिस्सा होता है मात्र रीड करने के लिए, कि आप इसको पढ़ लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये देखो, इन्होंने अलग अलग तरीके से इन्होंने अगले वाले में सीधा कि बुक बड़ी तेज चलती है, सीधा पढ़ाती है, सीधा। यहाँ तक हो गए बस। अब बजट रेखा के ढलान की बात कर लेते हैं, ये हमारा आज का लास्ट हो सकता है। बजट रेखा का ढलान नीचे की ओर ही होता है। बजट रेखा का ढलान हमेशा नीचे की ओर। हाँ, नीचे की तरफ ही होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप वस्तु 1 को ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो वस्तु 2 को आपको कम खरीदना होगा, जो उन्होंने एग्जाम्पल में दिया भी था। देखो, अगर आप वस्तु 1 को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो वस्तु 2 की जो वस्तु 2 है उसे कम से कम खरीदना पड़ेगा। बस इसीलिए उसका जो ढलान होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, नीचे की ओर होता है। और ये कोई खास इतना हमारा इंपॉर्टेंट भी नहीं कि इसमें से बहुत कुछ पूछा जाए। तो रीड ओनली, मात्र इसको पढ़ने से बात समझ में आ जाएगा। देखो फॉर्मूला वही है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स, यानी कि वस्तु एक्स ये क्या है? ये वो है जो त्याग कर रहा था, और ये क्या है? जो वृद्धि कर रहा है। ये त्याग कर रहा है और ये क्या है? वृद्धि कर रहा है। सही, उसको दर्शाता, और कुछ खास इसमें बात नहीं है। यहाँ तक वही सब समझा रखा है, नीचे को ढलान क्यों होता है वो सब समझा रखा है। बाकी जो बजट रेखा खिसक सकती है इसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट वाले में। तो यहाँ तक तुम पूछो, किसी को डाउट है तो।